आज हम बात करने वाले हैं डिफेंस सेक्टर के एक स्टॉक के बारे में, पर एकदम से डिफेंस सेक्टर क्यों और आप लोगों की एकदम से इस डिफेंस सेक्टर की स्टॉक की डिमांड ज्यादा क्यों बढ़ गई। वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब रिसेंटली ये रशिया यूक्रेन वाला वॉर और ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस शुरू हुए ना, तो डिफेंस सेक्टर की तरफ एवरीबडी स्टार्टेड टू आई ऑन कि अब इस सेक्टर में हो क्या रहा है। एंड इंडिया के साथ तो वैसे भी जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं, हमारी प्रिय चाइना एंड पाकिस्तान, उनके साथ भी आए दिन कोई ना कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन चलती ही रहती है। इसके साथ साथ हमारे जितने भी डिफेंस से रिलेटेड हमारे वेपन्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं या कोई भी और चीजें हैं, उस पे हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंस भी बहुत ज्यादा है। एंड इसी के चलते गवर्नमेंट ने इंपोर्ट एम्बार्गो यानी कि 101 आइटम्स जो कि डिफेंस की हम इंपोर्ट करते हैं उस पर एम्बार्गो यानी कि रोक लगा दी है। सो दैट इज व्हाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट दिस सेक्टर एंड दैट इज व्हाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट द कंपनी डेटा पैटर्न्स। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं एंड समझते हैं इस कंपनी से जुड़ी हुई इंडस्ट्री, एंटरप्राइज, उनकी वैल्यूएशंस एंड फाइनेंशियल्स के बारे में। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। अब सबसे पहले हमें इंडस्ट्री समझना बहुत जरूरी है कि चलो ठीक है, हमें समझ में आ गया कि जियोपॉलिटिकल टेंशन है, हमारी नेबरिंग कंट्रीज एक टेंशन क्रिएट करती हैं, तो लेकिन डिफेंस सेक्टर में ऐसा क्या हो रहा है कि स्टॉक भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहली बात तो हम सबको पता है दैट हमारा जो फेमस इनिशिएटिव है दैट इज आत्म भारत इनिशिएटिव जो हमारा चल रहा है, आत्मनिर्भर भारत। अब उसके चलते डिफेंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करता है। क्यों? एज आई ऑलरेडी सेड कि हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंस डिफेंस के प्रोडक्ट्स पे बहुत ज्यादा है। एंड हमारी कंट्री ये चाहती है कि आगे आने वाले सालों में विच इज बाय 2025 जो टर्नओवर हो इन प्रोडक्ट्स से, डिफेंस प्रोडक्शन से, वो बढ़ जाए और हो जाए 25 बिलियन यूएस डॉलर्स। एंड इन्हीं 25 बिलियन यूएस डॉलर्स में से हम 5 बिलियन यूएस डॉलर तक का एक्सपोर्ट भी करना चाहते हैं इन दिस डिफेंस। सो ये इंडस्ट्री का सबसे पहला पॉइंट हुआ। दूसरा फेवरेबल पॉइंट इस इंडस्ट्री का ये हुआ दैट डिफेंस को इस बार के बजट में 5.94 लाख करोड़ तक का एलोकेशन मिला था, जो कि पिछले साल से 13% ज्यादा था, एक हायर था। एंड इसके अलावा हम जो एक कैगर ग्रोथ की हम जब बात करते हैं ओवर दीज पीरियड्स, तो 2030 तक जो इसका कैगर ग्रोथ है दैट इज समवेयर अराउंड 15%। तो दैट इज वाई ये इंडस्ट्री और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। एंड जहां मैं इंपोर्ट्स की बात कर रही हूं तो आपको एक एग्जांपल देती हूं कि हमारे लिए इंपोर्ट्स इस सेक्टर में प्रॉब्लमैटिक क्यों है। अगर हमें एक ब्रह्मोस मिसाइल इंपोर्ट करनी है ना, तो उसका कॉस्ट होता है समवेयर अराउंड 9 करोड़ तक का, अगर हम उसे इंपोर्ट करते हैं। बट अगर हम वही चीज अपनी ही कंट्री में बनाएं तो उसका कॉस्ट सीधा हाफ हो जाता है। एंड दैट इज वाई गवर्नमेंट का इनिशिएटिव कि आत्मनिर्भर भारत और होम ग्रोन और इंडिजीनियस प्रोडक्शन को प्रमोट करना स्पेशली इस सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वाई? बिकॉज हम सबको पता है दैट डिफेंस के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, वेपन्स हैं, मिसाइल्स हैं, जो भी उनसे रिलेटेड चीजें भी क्यों नहीं है, दे आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव। एंड हमारे जो बिल है, इंपोर्ट बिल है, यानी कि हमारा जो एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक क्या कहते हैं बैलेंस शीट कह लो, वो बहुत ज्यादा हमारा डेफिसिट जो है उसके कारण बढ़ता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं डेटा पैटर्न्स के बारे में। इंडस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है वो तो समझ में आ गई, बट नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट दिस कंपनी एंड व्हाई दिस कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर डिफेंस कंपनीज दैट आर ऑपरेटिंग। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि डेटा पैटर्न्स की जो ये कंपनी है, ये डिफेंस के साथ साथ एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन प्रोवाइडर भी है। यानी कि ये तीनों ही डिफेंस फोर्सेस, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, तीनों को ही केटर करती है। यानी कि वो ऐसे प्रोडक्ट्स या पार्ट्स बनाती है जो कि तीनों की ही रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करें। एंड इनका ज्यादातर बिजनेस डोमेस्टिकली ही आता है। अब इसके बाद हम इनके समझते हैं इनका बिजनेस मॉडल क्या है। देखो, इनका 3 फेसेड बिजनेस मॉडल है। सबसे पहले आता है उनका डेवलपमेंट मॉडल, फिर आता है प्रोडक्शन मॉडल एंड फिर आता है सर्विस मॉडल। डेवलपमेंट मॉडल से हमारा क्या मतलब है कि अगर हमने कोई प्रोडक्ट बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग उसकी करनी है, उससे पहले हम उसको कंसेप्चुअलाइज करते हैं। यानी कि हम बनाना क्या चाहते हैं, उसका ब्लूप्रिंट क्या होगा, उसकी रिक्वायरमेंट कौन सी सेक्टर को है, कौन सी इंडस्ट्री को है, यानी कि डिफेंस एयरफोर्स को है, नेवी को है, उस चीज का एक लेआउट प्रिपेयर करना, दैट इज नोन एज डेवलपमेंट मॉडल। अब ये 2 तरीके का हो सकता है। एक कंपनी खुद करती है, एक जब कोई और कंपनी इनको ऑर्डर देती है कि आप हमारे बिहाफ पर कोई ऐसी एक चीज को कंसेप्चुअलाइज करके हमें बताओ। बेसिकली डेवलपमेंट मॉडल एक R&D फेज होता है। अब जब वो R&D फेज में कोई भी चीज को, जिसको बोलते हैं ना कि अब परमिशन मिल गई है कि ओके लेट्स वर्क ऑन दिस, तो फिर आता है इनका सेकंड मॉडल एंड दैट इज
प्रोडक्शन मॉडल, जहां पर ये अपने ही बनाए हुए कॉन्सेप्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। एंड उसके बाद तीसरा हमारे पास आ जाता है सर्विस मॉडल। अब सर्विस मॉडल का क्या है कि अगर आपने एक प्रोडक्ट बनाया है तो उसकी आफ्टर सर्विसेज जो रहती हैं, आफ्टर प्रोडक्शन सर्विसेज जो रहती हैं, आफ्टर यूज सर्विसेज जो रहती हैं, वो आप प्रोवाइड करते हो। तो आप देखो कि डेटा पैटर्न फ्रॉम द स्टार्ट till after the sale of the product भी it is contributing and it is actually in all these three models very nicely। अब हम बात करते हैं कि ये प्रोडक्ट्स बनाती क्या क्या हैं। तो ये एवियोनिक्स में है, रेडार्स बनाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बनाती है, मिसाइल इलेक्ट्रॉनिक्स, लेजर एंड ऑप्टिक्स, कम्युनिकेशन, सीकर्स, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स भी बनाती हैं, ऑटोमेटिक टेस्टिंग एंड व्हाट नॉट। मतलब एक बड़ी से बड़ी चीज से लेकर एक छोटे से छोटा कंपोनेंट भी डेटा पैटर्न्स बनाता है। अब हम बात करते हैं कि इनके क्लाइंट्स कौन कौन है। ऑफ कोर्स इनके ज्यादातर क्लाइंट्स गवर्नमेंट ही है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, DRDO है, इंडियन नेवी है, इंडियन आर्मी, भारत डायनामिक्स है, HAL है, बहुत सारे बड़े प्लेयर्स इनके जो क्लाइंट्स हैं। पर अब आप बोलोगे कि HAL और BEL जो है ये इटसेल्फ एक अच्छी बड़ी कंपनीज हैं। अब गवर्नमेंट के केस में क्या होता है, आपको टेंडर्स मिलते हैं। अब डेटा पैटर्न्स एज कंपैरिजन टू HAL या BEL थोड़ी छोटी कंपनी है, तो अगर इनको टेंडर मिल जाएंगे तो डेटा पैटर्न्स कहाँ जाएगा। यू सी दिस इज द ब्यूटी ऑफ द कंपनी। व्हाट हैपेंस इज कि अगर कोई बड़ी कंपनी को टेंडर मिल भी जाता है लेकिन फिर भी उनके कुछ ऐसे पार्ट्स रहते हैं या कुछ ऐसी प्रोडक्शन रहती है जो कि वो आगे फॉरवर्ड कर देते हैं डेटा पैटर्न्स को। तो कंप्लीट टेंडर बेशक उनके पास है लेकिन उस टेंडर का कुछ पार्ट डेटा पैटर्न के पास भी आता है। एक तरीके का जैसे हम सबलेटिंग कहते हैं, तो सब मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि वो टेंडर उनको नहीं मिला, दे आर नॉट इन डायरेक्ट लिंक विद द गवर्नमेंट बट दे आर लिंक इन विद द कंपनी जिसको वो टेंडर मिला है। सो दैट इज हाउ दे डू नॉट मिस ऑन द अपॉर्चुनिटी एंड दैट इज हाउ दे डू नॉट मिस ऑन देयर रेवेन्यू एज वेल। अब हम बात करते हैं, अब अगर उनके ऑर्डर बुक से रिलेटेड ही बात कर रहे हैं तो इनकी ऑर्डर बुक भी हम देखते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट है। तो FY19 में जहां पर ये 181.5 करोड़ रुपीस थी इंडियन रुपीस, वहीं पर 2022 तक अगर मैं क्यूमुलेटिवली बात करूं तो वो 476 तक पहुंच चुकी है। एंड अगर मैं Q3 तक की बात करूं FY23 की तो वो पहुंच चुकी है 888 करोड़ तक की। तो इनकी ऑर्डर बुक बहुत ही अच्छी है, यानी कि इनके पास काफी ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं। एंड उनके रीजन हमें हमारी रीसेंट जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है ना उससे देखने को मिलता है, वन, एंड सेकंड ताकि हम वो इंपोर्ट डिपेंडेंस अपनी कम कर सकें उससे देखने को मिलता है। अब अगर मैं Q3 की बात करूं तो Q3 में उनको पर से 163 करोड़ तक के जो ऑर्डर्स थे वो आए थे। रडार्स का जहां पर उनको 7 करोड़ तक का ऑर्डर था, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में 24 करोड़ का, एवियोनिक्स एंड नेवी में 75 करोड़ का, एंड अदर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें उनको 57 करोड़ तक का ऑर्डर था। तो कंपनी की ऑर्डर बुक काफी अच्छी है। अब हम बात करते हैं, हमने इंडस्ट्री समझ ली, हमने एंटरप्राइज समझ लिया, अब हम समझते हैं इसके फाइनेंशियल्स को। एंड फाइनेंशियल्स में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट हमारी आती है P&L, एंड P&L में सबसे इंपॉर्टेंट आती है हमारी सेल्स, यानी कि हमारी रेवेन्यू। तो क्योंकि ये कंपनी अभी रिसेंटली लिस्टेड हुई है तो यहाँ पर डेटा दिसंबर 2021 से है, बट जब मैंने इनके पहले के भी सेल्स के नंबर्स को, यानी कि प्रीवियस क्वार्टर्स के नंबर्स को एनालाइज किया तो मैंने ये देखा दैट जो मार्च 2022 है, यानी कि हमारा Q4, उस टाइम पे हमेशा डेटा पैटर्न्स की कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि एक तो इनकी जो बैलेंस शीट है वो थोड़ी लंपी है। व्हाई? बिकॉज ये है B2G, यानी कि ये बिजनेस डायरेक्टली किसको जाता है? मोस्टली गवर्नमेंट को जाता है। अब गवर्नमेंट के केस में क्या होता है, जो फोर्थ क्वार्टर होता है ना, दैट इज व्हेन हमारा बजट आता है, दैट इज व्हेन वो जो एक्सपेंसेस है, वो एक्सपेंडिचर जो कितना करने वाले हैं वो रिलीज करते हैं, दैट इज व्हेन टू मीट देयर एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट्स, वो ऑर्डर्स उस टाइम पे रिलीज करते हैं। सो दैट इज वाई इनका जो Q4 है, यानी कि मार्च का क्वार्टर है, वो बेटर परफॉर्म करता है इन कंपैरिजन टू दी अदर क्वार्टर्स। इसीलिए अदर क्वार्टर्स में हमें एक सबड्यूड सेल्स देखने को मिलती हैं। लेकिन अब हम इसको समझते हैं वाई ऑन वाई बेसिस पे। तो वाई ऑन वाई बेसिस पे अगर हम सेल्स के नंबर देखें तो वो हमें कंसिस्टेंटली ग्रो होते हुए दिख रहे हैं, दैट इज वन। बट द सेकंड पॉइंट इज दैट आफ्टर 2020, स्पेशली जब से कोविड और ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस अराइज होना शुरू हुई, तब सेल्स का जो नंबर है वो और भी स्पीड से बढ़ने लग गया है। अब सेल्स के साथ साथ हमारे लिए मार्जिन्स देखने भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एंड मार्जिन्स भी एक सिमिलर ट्रेंड ही शो कर रहे हैं। पहले कंसिस्टेंट थे, ग्रेजुअली ग्रो कर रहे थे, एंड देन 2020 के बाद से we see a stark shift in their margins as well, and same is the story with profit and their margins। तो अगर हम बात करें हिस्टोरिकल ग्रोथ में तो आप देखोगे कि कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो काफी अच्छी रही। 3 इयर्स के केस में इट वाज 72 इन केस ऑफ सेल्स ग्रोथ, एंड प्रॉफिट ग्रोथ वहां पर रही 308% तक की, विच इज वेरी कमेंडेबल फॉर द कंपनी। अब हम बात करते हैं
एक दो और पैरामीटर्स की, एंड वो हमारे पास आते हैं उनकी वर्किंग कैपिटल के डेज एंड कैश कन्वर्जन्स के डेज। वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट, यानी कि वो जो भी उनके पास एसेट्स है, वर्किंग कैपिटल इसके आप जो भी अपने प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हो चीजें, उसका कन्वर्जन इनटू रेवेन्यू, यानी कि आपका एसेट कब रेवेन्यू जनरेट करके आपको देता है। अब वर्किंग कैपिटल जितना कम हो उतना बेटर है। अगर मैं मार्च 2022 की बात करूं तो वो 290 था, यानी कि 290 दिन उनको लगते हैं अपने एक एसेट को रेवेन्यू में कन्वर्ट करने के लिए। अब हम बात करते हैं हमारे कैश कन्वर्जन साइकिल की। कैश कन्वर्जन मतलब कि हमने कितनी इन्वेंट्री क्रिएट करके रखी है, हमारी परचेजेस से सेल कब होगी। अब रिसेंटली हुआ ये था, क्योंकि हमें लग रहा था कि सेल्स कंस्ट्रेंट होने वाले हैं, तो कंपनी ने ज्यादा इन्वेंट्री जो है वो क्रिएट कर रख ली। अब जब आप ज्यादा की इन्वेंट्री क्रिएट करके रख लेते हो, आगे डिमांड भी तो आनी चाहिए। अब अगर वो डिमांड स्लो होगी तो यानी कि आपका वो जो कन्वर्जन है फ्रॉम परचेज टू सेल्स, फ्रॉम परचेज टू रेवेन्यू, वो स्लो हो जाएगा। दैट इज वाई इनकी जो कैश कन्वर्जन थी 2022 में वो 579 तक की थी। अब वर्किंग कैपिटल एंड कैश कन्वर्जन ये जितने कम हो उतना बेटर है, क्योंकि कंपनी को उतना जल्दी रेवेन्यू आएगा, एंड दैट इज हाउ अगर कंपनी को जल्दी रेवेन्यू आएगा तो इन रिटर्न हम जब बोल सकते हैं कि इन्वेस्टर्स के लिए वो बेटर होगा। लेकिन इस इंडस्ट्री की प्रॉब्लम क्या होती है कि जो प्रोडक्ट्स इनको बनाने हैं उसको ऑर्डर को मिलने से बनने तक में बहुत टाइम लगता है, जिसे हम जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, कि वो जेस्टेशन पीरियड बहुत ही ज्यादा लंबा है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट कह सकते हो। अब इंडस्ट्री ही ऐसी है, उसमें कुछ कर नहीं सकते, सो दैट इज वन थिंग। लेकिन अगर मैं रेशियोज की बात करूं तो अगर हमारा आरओई एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में देखूं तो उसमें भी मार्च 2020 से यू विल सी अ सडन राइज। व्हाई? बिकॉज वो ऑर्डर्स ज्यादा मिल रहे हैं, उनके ऊपर एक इंडिजिनियस ग्रोथ का एक उनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल रहा है, एंड दैट इज वाई सब नंबर्स एक पॉजिटिव शो कर रहे हैं, एंड दैट इज द रीजन कि डेटा पैटर्न्स का जो प्राइस है उसमें भी एक मोमेंटम देखने को मिला। अब हम आते हैं हमारे वैल्यूएशंस पे, विच इज आवर पीई। अब पीई प्रीमियम पे क्यों है, प्रीमियमली प्राइस्ड क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस ओनली। ग्रोथ जब भी हमें लगता है ना कि कोई इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में ग्रोथ ज्यादा है तो पीई प्रीमियम पे चला जाता है, एंड इसका मतलब ये भी होता है दैट स्टॉक ने काफी रैली शो कर दी है। इसका मतलब ये भी होता है दैट लोगों को लग रहा है इसका आगे का पर्सपेक्टिव अच्छा है, एंड इसका मतलब ये भी होता है कि अगर ये अपने ग्रोथ के नंबर्स, अपने मार्जिन को फुलफिल नहीं करते तो क्या होगा, स्टॉक हेवीली करेक्ट भी हो सकता है। तो वैल्यूएशंस कंपनी की उतनी फेवरेबल नहीं है जितना हम जनरली बोलते हैं कि उतना पीई होना चाहिए, बिकॉज मीडियन जहां पर पीई 46 का है 3 इयर्स का, कंपनी का पीई ट्रेड कर रहा है समवेयर अराउंड 62 63, विच इज नॉट अ गुड साइन। सो नाउ लेट्स रैप इट अप एंड अंडरस्टैंड कि कंपनी के 4 प्रोज एंड 4 कॉन्स क्या है। तो प्रोज की मैं सबसे पहली बात करूं तो डिफेंस प्रोडक्शन को उनको पहुंचाना है 25 बिलियन बाय व्हेन 2025। सेकंड, उनको अपना डिफेंस इंपोर्ट कम करना है फ्रॉम 70% विच वाज इन टिल 2021 से लेकर 2027 तक उनको अपनी डिपेंडेंस 30% तक लानी है, फ्रॉम 70 to 30। तीसरा एडवांटेज इनका ये है दैट ये एंड टू एंड प्लेयर है, यानी कि उस प्रोडक्ट के कॉन्सेप्शुलाइजेशन से लेकर आफ्टर सर्विस जो होती है प्रोडक्ट की, वो सारी ये कंपनी करती है, विच इज अनदर बेनिफिट पॉइंट। एंड फोर्थ ये है कि 101 इंपोर्ट आइटम्स पर एम्बार्गो लग गया है, तो उसका बेनिफिट किसको होगा? इस मेक इन इनिशिएटिव का बेनिफिट इंडियन कंपनीज को होगा, डेटा पैटर्न्स को होगा। तो ये हुए 4 प्रोज। लेकिन अब हम 4 इनके कॉन्स भी समझते हैं। तो सबसे पहला कॉन आता है वीक प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ रेवेन्यू। हम इनका रेवेन्यू क्यों प्रिडिक्ट नहीं कर सकते? बिकॉज इनके ऑर्डर्स आते हैं गवर्नमेंट से, एंड इनके ऑर्डर्स कभी भी रेगुलर नहीं आते, एंड इनकी प्रोडक्शन भी डिले हो जाती है अगर प्रॉपर्ली बिल्स पास ना हो, अगर प्रॉपर्ली प्रोडक्शन में वो वर्किंग साइकिल्स जितनी ज्यादा बढ़ती जाती हैं, तो उसके कारण जो हमारा रेवेन्यू है उसको हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते। सो दैट इज वाई दिस बिकम्स अ स्लाइटली वल्नरेबल पॉइंट। दूसरा पॉइंट आ जाता है अब इनका वर्किंग कैपिटल एंड कैश कन्वर्जन्स का। क्योंकि इनका जेस्टेशन पीरियड ज्यादा है, इवन दो दे आर ट्राइंग कि उसको कम से कम कर सके, बट उनका बिजनेस ही ऐसा है कि वो इतना भी कम नहीं कर सकते कि वो 1 साल से अंदर ले आए। इवन दो हाउ हार्ड दे ट्राई, किसी ना किसी क्वार्टर में इट इज मेंट टू गो अप, एंड वो कंपनी की एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है तीसरा इनका कॉन, दैट इज चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। अगर गवर्नमेंट पॉलिसी अभी सपोर्ट कर रही है कि हमें इंपोर्ट डिफेंस प्रोडक्ट्स का कम करना है, इंडिजीनियस जो ग्रोथ है, इंडिजीनियस प्रोडक्शन है, उसको सपोर्ट करना है, अगर ये पॉलिसी में चेंज आ जाता है, गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, कुछ भी हो सकता है, तो उसका सीधा इम्पैक्ट इस इंडस्ट्री को पड़ेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आते हैं इनके टेंडर्स। अब देखो, ये कंपनी हमने जैसे बोला डेवलपमेंट बिजनेस मॉडल भी है इनका, यानी कि ये खुद से भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं एंड फिर टेंडर देते हैं कि देखो हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं।
अब अगर आप वो प्रोडक्ट बना रहे हो, आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंस इंकर कर रहे हो, व्हाट इफ आपको टेंडर नहीं मिलता? अगर आपको टेंडर नहीं मिलता तो आप करोड़ों रुपए जो उस प्रोडक्ट पे बना रहे हो, बेशक आपको दूसरी कंपनी से वो सम पार्ट ऑफ ऑर्डर मिल जाएगा, बट योर मेन प्रिंसिपल प्रोडक्ट दैट यू आर मेकिंग, हो सकता है उसका टेंडर ही ना मिले, विच इज ऑल्सो एन एडेड रिस्क, बिकॉज इस केस में जो अमाउंट है ना वो अमाउंट छोटी नहीं है. सो दिस इज द प्रोज एंड कॉन्स. एंड टू सम इट अप, कंपनी का Q3 अच्छा था, यस. कंपनी की स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, यस. कंपनी डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में है जिसका फ्यूचर ग्रोथ बहुत अच्छा है. एंड तीसरा पॉइंट ये कि ये डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में जो इंडिजीनियस ग्रोथ है उसको काफी पुश मिल रहा है. कंपनी के लिए ये सब पॉजिटिव पॉइंट्स है, लेकिन एक पॉइंट हमें देखने वाली बात ये है दैट बेशक कंपनी की ग्रोथ अच्छी है लेकिन कंपनी के वैल्यूएशंस इतने अच्छे नहीं है. एंड दूसरी प्रॉब्लम ये है दैट कंपनी काफी हद तक अपना जो मूवमेंट है वो शो कर चुकी है. सो दिस वीडियो वाज टू टेल यू व्हाट डेटा पैटर्न does, why we were able to see such a rally in the stock of data pattern, but should you invest in data pattern? तो अभी वो स्टॉक जो है एक तो काफी रन हो चुका है, दैट इज वन, एंड सेकंड वैल्यूएशंस भी फेवरेबल नहीं है, एंड थर्ड यू नीड टू वेट एंड सी देयर रिजल्ट्स कि वो क्या पोर्ट्रे करते हैं, बिकॉज एज आई सेड Q4 हमेशा उनके लिए बेटर होता है. तो आगे वो अपने क्या ग्रोथ नंबर्स प्रोजेक्ट करके बताते हैं वो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट डेटा पैटर्न एंड व्हाट दे डज. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा है तो लाइक करें, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी नॉलेज इनहैंस हो सके. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू सो मच.